वेलकम टू वेदादि क्लासेस। वेदादि क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर ग्रेविटेशन ऑफ क्लास 9th। अच्छा, ग्रेविटेशन होता क्या चीज़ है? ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन, सो व्हाट द ग्रेविटेशन इज। अच्छा, आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक पेड़ के नीचे, एक एप्पल के पेड़ के नीचे न्यूटन बैठे हुए थे और न्यूटन साहब कुछ सोच रहे थे। तो वो जो एक पका हुआ एप्पल जो है उनके सर पे गिर गया। अब वो सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ कि एप्पल ज़मीन पे अर्थ की ओर ही गिरा ना, वो एप्पल ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। कहते हैं अर्थ इज़ ए पावरफुल मैग्नेट। अब उन्होंने फिर वहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन निकाला कि नहीं भाई, मतलब अर्थ जो है एक पावरफुल मैग्नेट है जो हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप एक स्टोन को भी यदि ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस क्या होता है, ज़मीन पे आता है। यदि पानी को ऊपर फेंकते हैं वो भी ज़मीन पे आता है। अब now we will start with the universal law of gravitation. Universal law of gravitation होता क्या है? Universal law of gravitation. Universal law of gravitation कहता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है ना, और उनका मास m1 और m2 है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं d। तो इनके बीच का डिस्टेंस d मान लेते हैं। तो कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, इसको हम कहते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। सो वी कैन ऑल्सो राइट एफ इज इक्वल टू, एक हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट्स अ कैपिटल जी। सो दिस इज m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। सो दिस इज, एंड व्हाट द जी, दिस कैपिटल जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखें, यदि मान लिया जाए दो ऑब्जेक्ट है ना, कहता है उनके बीच का यदि डिस्टेंस, यदि हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं ना। If the distance between two bodies are doubled, then gravitational force कितने टाइम्स घटेगा या बढ़ेगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है if the distance between two bodies are doubled, then the gravitational force becomes, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है, it will become double, it will remain same, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तीसरा कहता है इट विल बिकम हाफ ना, बिकम हाफ, और फोर्थ कहता है इट विल बिकम 1/4। हैव अ लुक। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? हम इसे इजीली समझ सकते हैं। हमारे पास फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस यदि मान लिया जाए, इसको हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं ना।
तो इसको हम कहते हैं F इज इक्वल टू जी। अच्छा, मासेस वगैरह सब सेम है, तो m1 अपॉन इसको हम कहते हैं 2d² ना। सो यदि हम इसको हम डिवाइड कर दे ना, तो आपका कितना निकल जाएगा? यदि आप इसके केस में यदि मान लें ये सब कांस्टेंट हैं, इसे हम f1 कहते हैं, इसको f2 कहते हैं, तो डिवाइड कर दे तो जी कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 2d² का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2d² का हम लिख सकते हैं 4d² ना। तो ये d² भी कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 तो कैंसिल हो ही जाएगा। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? f1 अपॉन f2 ना इज इक्वल टू, यदि मान लिया सपोज आपके पास कुछ ऐसा वैल्यू है 1/x अपॉन 1/y, तो कितना हो जाएगा? 1/x इंटू y/1 मीन्स y/x हो जाएगा, y/x हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1/d² था और यहाँ पे 1/4d² था। ऐसे हम कर सकते हैं इसे, यदि मान लिया जाए इसको 1/, मान लिया ये सब g m1 m2 क्या कांस्टेंट हम मान ले, तो 1/d² एंड 1/4d², ऐसे करते हैं। d² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 4 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स f2 जो होगा f2 विल बी फोर्सेस कितना हो जाएगा? f आपके नए व्हाट विल द न्यू फोर्स ना, तो f2 विल बी व्हाट? f1 का f1/4 हो जाएगा, मीन्स 1/4 टाइम्स 1/4 हो जाएगा। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है यूनिट क्या होगा? व्हाट विल द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? तो F इज इक्वल टू हमारे पास है, दैट इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d² और r² वट एवर। सो दैट्स द डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड आउट द g। सो g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इट विल बी f d² f इंटू d² अपॉन m1 m2 ना। अच्छा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, d तो डिस्टेंस स्क्वायर है, तो इसको डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर अपॉन मासेस, 2 मासेस हैं तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर ना। सो दिस इज द यूनिट ऑफ, ये किलोग्राम स्क्वायर जब ऊपर आ जाएगा तो पर किलोग्राम स्क्वायर हम इसे कहेंगे। तो ये दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ आप देखिए जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वो कितना होता है। सो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जब हैव बीन फाउंड न्यूमेरिकली ना, इफ द 2 bodies आर केप्ट विद अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर ना, तो जी बेसिकली जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है ना। सो दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड ना। अच्छा, यहाँ पे एक we will solve some question on the basis of this formula. So let's start the question. The question states, first question states, calculate the force of gravitation due to the earth on a ball. I'm just writing the question first. So calculate the force of gravitation due to earth on a ball of 1 kilogram mass lying on the ground
mass of earth they have given. So mass of earth that is equal to 6 into 10 power 24 kilogram, and the radius of the earth, it is given 6.4 into 10 power 3 kilometer, and g, the value of universal gravitational constant, that is 6.7 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Now have a look here. What you have to find out? You have to find out the force of gravitation. ना, so force of gravitation, this is, आपको ये पता करना है force of gravitation कितना होगा. तो force of gravitation का फॉर्मूला क्या है? F is equal to G m1 m2 upon r स्क्वायर या d स्क्वायर हम कहते हैं. हमारे पास दिया हुआ क्या है? फर्स्ट यू हैव टू राइट मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है? मास ऑफ द बॉल दिया हुआ है. मास ऑफ द बॉल, सपोज मास ऑफ द बॉल को हम मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. सपोज का इज गिवन, ये दिया हुआ है आपका, और मास इसको हम कहते हैं m1, इसको आप यूँ मान लें. दिस इज मास ऑफ द बॉल, m1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, एंड मास ऑफ द अर्थ ना, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम. अच्छा, मास रेडियस ऑफ द अर्थ ऑलरेडी गिवन, सो दैट इज द r. सो दिस इज द r गिवन. g आपके पास है. पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर. सो यू हैव टू कैलकुलेट. आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज. आप इसे कैलकुलेट कीजिए कितना होता है. तो -11 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 10 पावर 24 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. r इज व्हाट? r इज 6.4 इंटू 10 पावर 3 का स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू. आप जब से सॉल्व करेंगे, सो वट एवर विल कम दैट विल बी योर answer. So try to solve it, so and give me the answer. So when you solve it, the answer will come near about 9.8 Newton. So you have to solve by yourself. This is a little bit, ये थोड़ा सा complex है, but आपको करना है. So there is no alternate way, other way you have. आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, आपको इसे करना ही है. नाउ हैव अ लुक है. अच्छा देखिए, हम जहाँ तक बात करते हैं ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो कहता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है. सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल, इसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, यूनिवर्सल law of gravitation. अच्छा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो पहला है द फोर्स दैट बाइंड टू द अर्थ. फोर्स दैट बाइंड टू द अर्थ. अच्छा, हम जानते हैं जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ, दिस इज सन, और इसके चारों तरफ क्या होता है? अर्थ रिवॉल्व करता है ना. अच्छा, कहता है रिवॉल्व करेगा. अच्छा, मान लिया कोई, मैं कहूँ कि आप किसी का चक्कर लगाएं, तो किसी का चक्कर लगाते लगाते क्या होगा कि आप गिर सकते हैं, है ना, तो आपकी एनर्जी ख़त्म हो सकती है. बट क्या होता है, जो कुछ फोर्सेस होते हैं जो उसको काउंटर बैलेंस करते हैं. तो एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स ना. सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली क्या होता है, वो आपको सेंटर की ओर वॉक करता है ना, और एक जो फोर्स होता है जो आपको सेंटर से दूर ले जाता है, दैट्स नॉट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है. अब एक तो रिवॉल्व कर रहा है, तो हम एक इसका मान लिया मास हम m1 मान लेते हैं, इसका m2 मान लेते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, उसको निकाल सकते हैं. अच्छा, अर्थ में क्या है, अर्थ के
ये अर्थ है और ये मून है ना, ये मून है। तो अर्थ और मून के केस में यदि हम देखते हैं कि मून क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना। सो मून में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो क्या करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक टच सेंट्रीपिटल फोर्स, सो उसको अपनी ओर खींच के रखता है ना, ताकि वो क्या हो कि इसके ऑर्बिट से दूर ना भाग जाए ना। सो दिस इज काउंटर बैलेंस्ड। सो एक तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा ना, तो सेकंड ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। सो द मोशन ऑफ द मून, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, तो यहाँ पे भी ये होगा। अच्छा, और कहाँ पे ये बैलेंस हो सकता है, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, वो एक दूसरे से टक्कर नहीं खाते ना। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। सो मोशन ऑफ प्लैनेट्स, सो द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, अराउंड द सन। अच्छा, ये और किसको ये करता है, तो कहता है टाइड्स। जब टाइड्स वेव्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण समुद्र में टाइड्स आती हैं, है ना। सो जो टाइड्स होती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून ना, सो टाइड्स आर क्रिएटेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स of attraction of moon। अच्छा, और कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है ये, तो कहता है द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन वाटर। सो जब अच्छा, पानी हमेशा क्या होता है, पानी यदि पहाड़ से यदि निकलता है, हिमालय से हिमालय की पहाड़ियों से यदि पानी निकलता है, तो वो क्या होता है, वो नीचे क्यों आता है ना। तो वो भी किसके कारण आता है, वो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही नीचे आता है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन है ना न्यूटन्स लॉ के ना, सॉरी ग्रेविटेशनल लॉ के। अच्छा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी ग्रेविटेशनल लॉ से इंटरेक्ट करता है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड law of motion। so what the Newton third law of motion, तो Newton third law of motion कहता है there is an equal and opposite ना, there is an equal and opposite reaction in against of each action ना। तो कहता है कि जो भी आप एक्शन करते हैं उस सेम अमाउंट में और अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिल जाता है ना। तो यदि मान लिया आप एक स्टोन को फेंकते हैं, तो वो देन किसी भी चीज़ पे मान लिया स्टोन पे फेंकते हैं, वो उस पर टक्कर खाता है, तो वो उससे उस पर इक्वल ही फोर्स लगाता है ना, वो वॉल भी उस पर इक्वली फोर्स लगाता है। सो दैट्स द थिंग। एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ भी आपको पता होगा। सो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये सारी चीज़ें न्यूटन्स के लॉ के रिगार्डिंग हम वी हैव द वीडियो इन मोशन चैप्टर, तो आप उसे देख सकते हैं। सो यू विल गेट द एसेस ओवर देयर, सो वो आपको वहाँ पे मिल सकता है। अच्छा, एक फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडी होता क्या चीज़ है। सो वेट अ सेकेंड।
अच्छा, फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट से गिराते हैं तो वो फ्रीली नीचे आके गिर जाता है ना। जैसे मान लिया बंजी जंपिंग में हम करते हैं, वी हैव द, इफ़ यू सीन द बंजी जंपिंग, यदि आप बंजी जंपिंग करते हैं तो आप वहाँ से फ्रीली गिर जाते हैं। तो अच्छा, मान लिया किसी भी हाइट से किसी स्टोन को आपने फेंका तो वो फ्रीली फॉल कर रहा होता है। सो दिस इज़ द फ्री फॉल। सो फ्री फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवार्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। अच्छा, नाउ विल जस्ट मूव टुवार्ड्स द one new term that is known as acceleration due to gravity. So what the acceleration due to gravity and होता क्या चीज़ है? तो कहता है कि जब एक बॉडी फ्रीली ड्रॉप किया जाता है, so it feels an acceleration of 9.8. If a body is freely falls, कोई भी बॉडी को आप फ्रीली फॉल करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर वो आ रहा होता है ना, तो क्या कहते हैं उस पर एक एक्सेलेरेशन वर्क करता है, दैट्स और इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो उस एक्सेलेरेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एक इसमें दो केसेस आ जाती हैं कि यदि अपवर्ड होगा तब क्या और डाउनवर्ड होगा तब क्या। तो कहता है कि आप बॉडी को थ्रो वर्टिकली, यदि वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका रिटार्डेशन में चला जाएगा। रिटार्डेशन मीन्स उसका वैल्यू -9.8 कंसीडर किया जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि फ्रीली फॉल होता है डाउनवर्ड, फ्रीली फॉल डाउनवर्ड होता है तो उसका जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहता है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये जाननी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ भी वर्ड यूज किया जाता है, न्यूमेरिकल में हम पढ़ेंगे, जहाँ भी वर्ड यूज किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड, तो वहाँ पे जी की वैल्यू, अच्छा इसे हम क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हम जी से, स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है फ्री फॉल बॉडी पे ना, या तो यदि आप किसी चीज़ को डाउनवर्ड फेंके, फ्रीली फॉल कर रहा हो, या अपवर्ड फेंके ना, तो अपवर्ड फेंकेंगे तो उसे हम रिटार्डेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिटार्डेशन कहेंगे। और यदि डाउनफॉल करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन कहेंगे, है ना। जब वर्टिकली अपवर्ड होता है तो उसकी वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और जब वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम एक रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड स्मॉल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना। कैसे करते हैं? अच्छा, हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं? तो द F इज इक्वल टू G/m अपॉन R स्क्वायर ना। ये यहाँ पे G क्या है? G आपका क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ से, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ना, एक्सीलरेशन। और दिस इज इक्वल टू व्हाट होता है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू m इंटू ए। अच्छा, m क्या है? स्मॉल बॉडी के लिए यूज होता है, तो हमने m यहाँ पे यूज किया है। अब दोनों ही फोर्स है, सो दिस इज इक्वेशन 1, इसको हम मानते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 1
इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम इंटू ए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ए फाइंड आउट करना होता है। तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर। जी एम बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द अर्थ है। एम इज़ व्हाट, चूँकि द बॉडी विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, सो एम इज़ व्हाट, एम कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ है। और आर जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ है ना। सो एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, ए इजकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को ए को हम एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्लेस कर देते हैं। सो जी इज़ व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड जी। अच्छा, यहाँ भी जब वैल्यू पुट करते हैं, वो किसका वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें पता है कि जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। मास ऑफ द अर्थ आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। एंड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁻6। और इसका क्या होता है, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, देन इट विल कम, आपका कितना आएगा, that will come 9.8 meter per second square. So this is the value you got for G. So एक relationship है acceleration due to gravity and universal gravitational constant के बीच। अच्छा देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। like we have some question number 1 we have like this कि calculate the value of acceleration due to gravity g, small g, acceleration due to gravity small g on the surface of the moon, on the surface of the moon ना, surface of the moon पे आपको दिया हुआ है क्या, something is given to you, the value of something is the value of moon, mass of the moon is given, mass of the moon is given, that is equal to 7.4 into 10⁻22 kilogram na. And one more thing, radius of the moon is given, radius of the moon is given, radius of the moon, and that is equal to 1740 kilometer. And g, as you know, the value of capital G, that's the gravitational constant, universal gravitational constant, that is 6.7 into 10⁻11 Newton meter square per kilogram square. Now you have to find out G, small g, acceleration due to gravity. So how you just get it, the values are given, so you have the relationship. Now we have got the relationship. What is the relationship? A is equal to G m by r square, or simply A is replaced by capital G na. So capital G is equal to G m by r square. So this is the formula you have, so you use this formula directly. So capital small g is equal to capital G into m by r square. So the value of capital G is 6.7 into 10⁻11 into m, mass of the moon, and the mass of the moon is what is the mass of the moon is given, that is 7.4 into 10⁻22, and radius of the moon is given 1740, that's a square. Now you have to solve by yourself. So when you solve this, so what you got the answer, आपको कितना आंसर आ गया, तो जो भी आपका आंसर आएगा यदि वो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है तो वो आपका आंसर सही है. सो विल जस्ट मूव टू अस द next part of this gravitation. So now have a look here. I just like to give you something
जो हमारे पास मोशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ इक्वेशन थे दैट इज़ रिलेटेड टू मोशन और दैट वाज, और उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के लिए यूज़ करेंगे. देन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज़, अच्छा फ्री फॉलिंग बॉडीज़ का कहने का मतलब क्या है हमारे पास, फ्री फॉलिंग बॉडीज़ जो अर्थ की इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, सो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रेविटेशन. So generally we have the formula of the v initial velocity and the final velocity. V is what? V is a initial velocity in motion. Initial velocity. Sorry, v is the final velocity over here. हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी से. u को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी हम कहते हैं ना. अच्छा, s को हम यहाँ पे डिस्टेंस कहते हैं, एंड ए को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ना. अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस को जो डिस्टेंस कहते हैं दैट विल रिप्लेस विद एच. इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे. एच यहाँ पे हाइट बताएगा, HEIGST, एंड एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्लेस करेंगे, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताएगा. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताएगा ना. अच्छा, और कुछ चेंजेस आ सकते हैं नहीं, बाकी की सारे चीज़ें वैसी एज इट इज़ रहेंगी. तो हमारे पास फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताता हूँ. सो इन मोशन में हमारे पास जो फॉर्मूला है, और फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, फॉलिंग बॉडीज़ के लिए, बॉडीज जो मोशन में है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं. तो हमारे पास 3 ही फॉर्मूले हैं. तो पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस AT. अब इसमें हम जब यूज़ करेंगे किसमें, जब हम यूज़ करते हैं, अच्छा दूसरा भी सारे फार्मूला मैं इकट्ठा लिख देता हूँ. तो दूसरा जो फॉर्मूला है, वेट ए सेकेंड, जो दूसरा फॉर्मूला है आपके पास वो है s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है. और जो तीसरा फॉर्मूला है आपके पास, थर्ड फॉर्मूला जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. अब हमें जो चेंजेस करनी है वो मैं आपको बताता हूँ. वेट ए सेकेंड. तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस GT. तो a को हमने रिप्लेस कर दिया, g से रिप्लेस कर दिया. s इज इक्वल टू U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर है, तो s इज रिप्लेस्ड बाय h, तो हमने s को h से रिप्लेस कर दिया. UT रहेगा प्लस हाफ a को हमने g से रिप्लेस किया, GT स्क्वायर हो जाएगा. इस केस में v स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर रहेगा प्लस 2AS की जगह पे हम लिख देंगे 2GS लिख देंगे. दैट्स इट. सो दिस इज द चेंजेस ऑकर व्हेन एक फ्री फॉलिंग बॉडी जो ग्रेविटेशन के लिए काम करता है और नॉर्मल मोशन में जो हम इक्वेशन यूज करते हैं उसके लिए. अच्छा, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं. कंडीशंस की बात करें तो किस केस में पॉजिटिव यूज करेंगे, किस केस पे निगेटिव यूज करेंगे. तो अभी व्हाट आई टोल्ड यू कि कहता है वर्टिकली डाउनवर्ड, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. यदि कोई भी बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो जो g का वैल्यू है वो दैट विल बी कम इन पॉजिटिव, प्लस में आएगा. वो दैट विल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. और जब जो बॉडी है उसको हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. अच्छा, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, तो आपको याद रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी लेंगे हम, निगेटिव में लेंगे. तो हमेशा याद रखिएगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना. अच्छा, अब जब बॉडी क्या होता है, ड्रॉप होता है फ्रॉम ए हाइट, तो इसका इनिशियल जो
अब मैं इसको सही से लिख देता हूँ. When a body is dropped freely, what? From a height. तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 ना. और एक और कहता है when the body thrown vertically upward, जब हम उसे ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी चीज़ को, बॉडी को, तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है. सो दो चीज़ें हैं. व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम ए हाइट ना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा ना. ये यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, आपको याद रखना होगा. और जो व्हेन द बॉडी थ्रोन वर्टिकली, तब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तब 0 होगा. फाइनल वेलोसिटी उस समय क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा ना. अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, कहता है टाइम कितना लगेगा. सो टाइम टेकन बाय the time taken by a body to rise to the highest point is equal to the time it takes to fall from the same height, equals to the time it takes to fall from the same height. अच्छा, ये कहता है द टाइम टेकन बाय बॉडी इज टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट ना. कहता है जितना समय आप किसी भी बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में लगता है, उतना ही समय लगेगा उसको वापस आने में, सेम हाइट से वापस आने में ना, फॉल करने में. सो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी. जैसे मान लिया जाए एक बॉडी है, यहाँ से यहाँ जाने में उसको 2 सेकंड का समय लगता है, तो उसको यहाँ से यहाँ आने में भी कितना लगेगा? 2 सेकंड का ही समय लगेगा ना. सो मान लिया एक पत्थर ऊपर की ओर हम फेंकते हैं और वो 2 सेकंड तक मान लिया उसने मैक्सिमम हाइट अटेंड करी. कहता है उससे हाइट से वापस उसको आने में 2 सेकंड ही लगेगा. सो टोटल टाइम कितना होगा? यदि टोटल टाइम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जोड़े तो ये कितना हो जाएगा? 4 सेकंड हो जाएगा. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए. कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं और लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन आता है आपका पहला. कहता है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. अ बॉल इज थ्रोन vertically upward with a velocity of 25 meter per second. If g is, अच्छा g का वैल्यू ना, g का वैल्यू एक्चुअली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बट समटाइम ये दिया हुआ होता है. जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यदि दिया हुआ है तो हम इसी को वैल्यू को यूज करेंगे, फिर वो 9.8 का कोई ये नहीं होगा. बट यदि ना दिया हो तो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज करेंगे. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो इफ द what g is equal to 10 meter per second square, then calculate
तो क्या कैलकुलेट करना है आपको? तो पहला कैलकुलेट करना है, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट हाइट इट रीचेस, HEIGEST, हाइट इट रीचेस, कितना हाइट वो कवर करता है। और दूसरा आपको ये बताना है कि टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, तो उसको वापस आने में कितना समय लग जाएगा। तो हमारे पास अच्छा देखिए, पहले हम चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं। हमारे पास दिया हुआ क्या, जी दिया हुआ है, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जी दिया, स्मॉल जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये इसका वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि यदि वर्टिकली अपवर्ड होगा तो इसका वैल्यू माइनस में होगा, है ना। जब फॉल डाउनवर्ड होता है तब वैल्यू प्लस में होता है, जब फॉल डाउनवर्ड होता है तो इसकी वैल्यू प्लस में होती है। बट जब थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी चीज़ को, तो जी की वैल्यू माइनस में हो जाती है। तो ये तो आपको पता चल गया, जी की वैल्यू आपको माइनस में मिल गई आपको। अच्छा अच्छा एक ये भी था कि आप किसी चीज़ को यदि ऊपर की ओर फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो इनिशियल है। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए फिर से मैं समझाऊँ एक बार कि किसी भी चीज़ को जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं ना, तो जी की वैल्यू निगेटिव में आती है। और वैसे केस में जब थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड होता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो 0 इज ओवर हियर। तो इसका मतलब 25 मीटर पर सेकेंड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, है ना। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, और आपका कुछ दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। टाइम आपको पता करना है। तो अब यही चीज़ें दी हुई हैं, इसी से आपको फॉर्मूला यूज करके टाइम पता करना है। तो ये पहले डिस्टेंस पता करना, हाइट पता करना है। तो आपके लिए हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो पहले तो आपको याद होगा कौन सा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h कर देंगे ना। अच्छा देखिए, आपके पास फॉर्मूला था ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एस ए को मैंने जी से रिप्लेस कर दिया, एस को मैंने एच से रिप्लेस कर दिया। हमें निकालना क्या है, एच निकालना है। तो 2gh, हमारे पास 2gh इज इक्वल टू कितना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें h निकालना है, तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g हम पुट कर देंगे। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। v का वैल्यू 0 है तो 0 स्क्वायर माइनस u का वैल्यू 25 है तो 25 का स्क्वायर अपॉन g का वैल्यू कितना है, 2 -10। तो ये हमने यहाँ पे -10 पुट कर दिया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे कितना आ गया, ये 0 है तो ख़त्म हो गया। 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ये -625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 -20, तो -20, तो माइनस माइनस कैंसिल, मीन 625 डिवाइडेड बाई 20। तो अब देखिए, अब इसको 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, अब इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 312.5 हो जाएगा। और अब इसको 10 नीचे है तो इसको 10 यदि ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31.25। तो 31.25 मीटर इसका क्या निकल गया, हाइट निकल गया ना। यहाँ तक समझ में आया। नाउ टाइम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो हमारे पास टाइम के लिए फॉर्मूला कौन सा है, तो हमारे पास टाइम के लिए फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास टाइम के लिए, वी हैव द फॉर्मूला फॉर द टाइम। एक तो फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट्स v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी ना। तो हम जी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, v माइनस यू, और तब क्या हो जाएगा, t की हमें टाइम निकालना है, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई जी। फाइनल वेलोसिटी 0 होता है और माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपका 25 है ना, डिवाइडेड बाय g की वैल्यू कितनी होगी आपके -10 हो जाएगा। सो -25 डिवाइडेड -10, माइनस माइनस कैंसिल,
25 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा. सो दिस इज द 2.5 सेकेंड. अच्छा, ये बेसिकली पूछ रहा है कि टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, वापस आने में कितना समय लगेगा. तो अभी मैंने क्या समझाया कि जितना समय लगता है किसी मैक्सिमम हाइट को अटेंड करके उतने ही समय में वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. मान लिया यहाँ से यहाँ पे मैंने कहा 2 सेकंड लगता है, और तब यहाँ से यहाँ वापस आने में भी 2 सेकंड लगेगा. तो बैक आने में कितना समय लग गया, जाकर वापस आने में इसको 4 सेकंड लग गया. वैसे ही जाने में आपने किसी बॉडी को फेंका तो उसमें समय कितना लगा, 22.5 सेकंड लगा. तो टोटल टाइम वापस आने में कितना लगेगा, तो टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, वापस आने में, रिटर्न बैक, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2.5 जाने में और 2.5 ही लगेगा उसको आने में. तो ये आपका लग जाएगा 5 सेकेंड. तो वो बॉडी को कितना समय लगेगा वापस आने में, 5 सेकेंड. कितना लगेगा, 5 सेकेंड. दैट्स गुड. सो नाउ विल जस्ट ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कुछ ऐसा कि, वेट अ सेकेंड, कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड. अच्छा, सारे अपवर्ड के ही क्वेश्चन हैं, तो पहले अपवर्ड के ही क्वेश्चन. तो कहता है कि अच्छा, एक क्वेश्चन है, अ कार इज, अच्छा वर्टिकली वाली करते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली, मतलब ये भी ऊपर फेंका जा रहा है, अपवर्ड, एंड राइजेस टू अ हाइट, कितना हाइट अचीव करता है, दैट इज इक्वल टू 13.07 मीटर हाइट अटेंड करता है. आपको कैलकुलेट क्या करना है, सो यू हैव टू कैलकुलेट आपको करना है. पहला आपको कैलकुलेट करना है द वेलोसिटी with which the object was thrown upward. The velocity with which object was thrown upward, किस वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका गया. और सेकेंड क्वेश्चन राइज करता है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट to reach the highest point, to reach the highest point. तो हाईएस्ट पॉइंट पे 2 ही क्वेश्चन है इसके, नहीं, हाँ 2 ही क्वेश्चन है. तो आपके पास दिया हुआ क्या है वो आप देख लें. तो पहले आपके पास जो दिया हुआ है वैल्यू, अच्छा, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसमें जी का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा. निगेटिव कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10 दिया हुआ नहीं है तो आप यहाँ पे 10 यूज़ ना करें ना, तो वो 9.8 ही यूज करें. अच्छा, दूसरा क्या दिया है, फाइनल अच्छा वर्टिकली अपवर्ड है तो फाइनल वेलोसिटी आप हमेशा 0 लीजिए आप ना. यदि अच्छा हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट आपका हाइट कितना कवर करता है, 13.07 मीटर, वो राइजेस टू ए हाइट ऑफ 13.07. अब जो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जिसमें आपका जी भी हो, वी भी हो और एच भी हो, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. फॉर्मूला हमारे पास है, तो वी भी हो, जी भी हो और एच भी हो, तो हम ये वाला एस इक्वल टू U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं. लेकिन टी भी है तो अच्छा ये भी तो हम यूज कर सकते हैं. इस हाइट तो आपको पहले निकालना क्या, वेलोसिटी निकालता है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है. हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना. तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, AS की जगह पे GH हम कर देते हैं। अच्छा, आपको निकालना क्या है? U निकालना है आपको। बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द U ना। सो U को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक तो ये 0 हो गया, कुछ नहीं कर सकते, माइनस यू स्क्वायर कर देते हैं, 2 और G का वैल्यू माइनस 9.8 हो जाता है। हाइट कितना है? 13.07, ये इसमें आ जाता है आपका सारा। तो ये होगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 13.07 को 2 से और 9.8 को और 9.8 को मल्टीप्लाई क्विकली। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल कम आपको माइनस 256 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। U निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट 256 कर दीजिए, और अंडर रूट 256 कितना आता है? दैट इज इक्वल टू 16, तो 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द वेलोसिटी विच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो किस वेलोसिटी से भेजा गया? तो 16 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऊपर फेंका गया। दूसरा कहता है टाइम टेकन। तो टाइम टेकन के लिए आप टाइम कितना समय लगेगा वो, तो समय कितना लगेगा, तो इसके लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं? V इज इक्वल टू U प्लस GT। हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो हमने U को A को T से रिप्लेस कर दिया। तो अच्छा, फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता चल गया कितना है? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस, अच्छा G का वैल्यू कितना है? माइनस 9.8 इंटू T। आप पहले आप यूँ ऐसा करें कि 16 को इधर कर दे, तो ये हो जाएगा माइनस 9.8 इंटू T इज इक्वल टू माइनस 16। 16 को हमने उठा के इधर कर दिया तो माइनस 16 हो गया। अब माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल कर दे। T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर? 16 डिवाइडेड बाई 9.8। सॉल्व कीजिए, कितना आता है? क्विक। जीरो हमने यहाँ पे पुट किया, ये 16 माइनस 9.8 इंटू T, तो एक जीरो यहाँ पे चल गया 98, 1 टाइम में हो जाएगा। कितना आ रहा है? व्हाट द वैल्यू यू गॉट? ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.63 सेकेंड आ जाएगा। सो आई एम राइटिंग द आंसर डायरेक्टली, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सो ये कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद इसको हम फिनिश करते हैं। सो लेट्स सी सम मोर क्वेश्चन। सो कुछ और क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। तो अ क्रिकेट बॉल फ्रॉम अ हाइट, ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ क्रिकेट बॉल is dropped from a height of 20 meter कैलकुलेट, ध्रुव कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट द स्पीड of the ball when it hits the ground। and second question है calculate the time it takes to fall through the height what the height is। अच्छा, calculate that time it takes to fall through this height है ये। G की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में। अच्छा, आपको दिया हुआ क्या है? अब देखिए, अब इस ये अच्छा रिवर्स क्वेश्चन है उसका। वो वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड था, और इसमें क्या है? बॉल ऊपर से नीचे, क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट,
ना। तो हाइट आपका दिया हुआ है, हाइट आपका दिया हुआ है 20 मीटर ना। अच्छा, जब मैंने क्या बताया था कि कोई भी बॉडी यदि फ्रीली फॉल करता है ना डाउनवर्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाती है ना। फिर से ध्यान रखें, जब थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, और जब फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड देन इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0 हो जाती है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता करना है, आपको पता नहीं। अच्छा, जी की वैल्यू आपको दी हुई है, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट आपको दिया हुआ है 20 मीटर। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि आपका फाइनल वेलोसिटी निकल जाए? तो ध्रुव आपका हो गया, हैव यू सॉल्व दिस? जस्ट यूज द फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको v फाइंड आउट करना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस अच्छा, चूँकि ये अच्छा एक और बात बताऊँ कि ये फ्रीली फॉलिंग डाउनवर्ड है, तो g का वैल्यू 10 आ गया ना, प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा। तो 2 इंटू 10 इंटू 20, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4, मतलब 400 हो जाएगा। यदि v निकालना है तो अंडर रूट 400 कर देंगे एंड इट विल कम 20 मीटर पर सेकेंड। इट्स अ सिंपल वन। सो आपका कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। जो ये आपका वेलोसिटी, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट इज़ हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, 20 मीटर पर सेकेंड होता है। नाउ कैलकुलेट द टाइम। अच्छा, टाइम के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, u प्लस जी टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अच्छा, v के अभी हमने बताया कि v तो आपको पता चल गया, यहाँ पे v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे 20 पुट कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा डाउनवर्ड में 0 होता है, 0 कर दिया, और g की वैल्यू पॉजिटिव होती है 10 और इंटू टी कर दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि आपको 20 इज इक्वल टू 10t हो गया, देन t निकालना है तो 20 डिवाइडेड बाई 10, दैट विल कम 2 सेकेंड। कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में जो बॉल है वो ऊपर से नीचे आ जाएगी, है ना। सो दिस इज योर आंसर, गॉट इट? समझ में आया नहीं आया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो वी हैव डिस्कस ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन related to motion in gravity ना। सो चलिए, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, वेट ए सेकेंड, नेक्स्ट हमारा मास एंड वेट का टॉपिक आएगा। सो नेक्स्ट हम लोग मास और वेट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर वी हैव टू सॉल्व थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को मोस्ट वेली फिनिश कर देंगे, ताकि ये सो रिवाइज करते रहिए। इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप भेज सकते हैं ना। सो टिल देन टेक केयर।